बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 4 अप्रैल है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और आइनी कानूनी तारीख में बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से जो भी आए, ये फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख में रकम रहेगा। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जैसे ही गुज़श्ता रोज़ इसका जो डिसीजन है उसको फ़ैसले को महफूज किया, रिज़र्व किया वर्डिक्ट, जो कि आज सुनाया जाने वाला है अब से चंद घंटे के बाद, उसके बाद से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव को शदीद से शदीद तर कर दिया गया है। 6 खबरें मैं आपके सामने रखूँगा और उनमें से 4 अशख़ास हैं। 4 कौन से लोग हैं जो कि खुली ब्लैकमेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस दबाव से इन्फ्लुएंस होके अपना डिसीजन देंगे, या फिर जो एक वाज़ेह डायरेक्शन नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि आइन की किताब है, आइन की किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाती हैं अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद तो 60 रोज़ में, और अगर उनको तहलील कर दिया जाता है तो फिर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना एक आइनी तकाज़ा है। वो उसके साथ खड़े होंगे या फिर फ़लाँ आर्टिकल को फ़लाँ आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ें, और फिर जब पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ का और मारूज़ी हक़ाइक़ का जायज़ा लें, ये जो तावीलें दी जाती हैं, तो फिर शायद ये मुनासिब नहीं है, रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि आइन पर अमल दरामद हो और इलेक्शंस करवा लिए जाएँ, इलेक्शंस तारीख को हो जाएं, तो वो किस तरफ एग्जैक्टली जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज का दिन वैसे भी पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था। उनकी बरसी भी है और उसी दिन ये वर्डिक्ट भी आना है। ये वर्डिक्ट जो है वो आने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ओपनली कह चुकी है कि हम इस जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आता है हम उसको मानेंगे, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग का आगाज़ बहुत पहले से हो गया था, क्योंकि पीडीएम और पीडीएम में शामिल जमातों को मालूम था कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, और सरगोदा जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा ने इसका आगाज़ कर दिया था। जजेस की तस्वीर लगानी शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी, 5 के टोले में 2 नए जज और उनकी तस्वीर शामिल कर लीं, वो बातें की जाने लगीं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगीं, फिर एक के बाद एक जलसा टीवी टॉक शोज़ में आकर मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर जो रहनुमा हैं उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया, और फिर हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अदम एतमाद किया 3 रुकनी बेंच पर, और उन्होंने ये कहा कि इसका फ़ैसला कोई नहीं मानेगा। वहीं फिर डायरेक्शन लेते हुए नज़र आए जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं। अब गुज़श्ता रोज़ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके 2 खतूत सामने आए। एक में उन्होंने, मैं बड़ी तफसील से गुज़श्ता वीडियो में उसके हवाले से तज़किरा कर चुका हूँ, एक में उन्होंने रेफरेंस भेजने का कहा, एक और रेफरेंस की बात की गई कि बात जो है वो, क्योंकि बहुत सारे मामलात आ गए, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार है, गालिबन नहीं सुप्रीम कोर्ट बार या दूसरी जो बार काउंसिल्स हैं उनकी तरफ से रेफरेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़, तो उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उनको कहा कि आप अपने ओहदे से हट जाएं, रिलिंक्विश कर दें, अपना चार्ज छोड़ दें। वफाकी काबीना ने उनको वापस बुला लिया। मरीम नवाज़ साहिबा, अच्छा इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया इस सारी डेवलपमेंट के हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा कि आज हम अपनी आइनी तारीख़ के दौराहे पर खड़े हैं जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हम में से हर किसी एक को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीके इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। अच्छा, इसके ऊपर जो जवाब दिया है मरीम नवाज शरीफ ने वो बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस किस्म का है कि अगर मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जानी चाहिए या हो सकती है, तो वो ये ट्वीट है जो उन्होंने किया है, ये बहुत सख्त ट्वीट है। एक तो वो जजेस हैं जिनको आप अपना माजी वाले जजेस का हवाला देते हैं, आप साकिब निसार के हवाले से बात करते हैं, अजमत सईद शेख के हवाले से बात करते हैं, आसिफ सईद खान खोसा के हवाले से बात करते हैं, फिर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी आपके जजेस पर एतराज़ हैं। आपकी हुकूमत है, आप रेफरेंस भेजें उनके ख़िलाफ़, उस रेफरेंस को फॉलो करें, वो दुरुस्त तरीक़ाकार है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ उन जजेस के हवाले से नहीं, अगर कोई भी जज इनके खिलाफ फैसला दे या एक फैसला जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल हो, उन तमाम को करप्ट करार दिया है। मरीम नवाज़ ने कहा कि तुम भी करप्ट
और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। बाकायदा सहूलतकारी का भी कहा, करप्ट होने का भी कहा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब वज़ीर कानून जो हैं वो भी बाकायदा खुली ब्लैकमेलिंग जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि हसास और अहम मामले पर उजलत में फ़ैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। ये मुल्क का वज़ीर कानून है जो मुल्क की सबसे आला अदलिया को ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उजलत में फ़ैसला सुनाया गया, मतलब और कितना डिले करें, 90 दिन में इंतखाबात आप नहीं करवा रहे तो क्या 180 दिनों के बाद उसका फ़ैसला दिया जाए। उजलत जाहिर है कि उसी 90 डेज़ के टाइम फ्रेम जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको ब्रीच किया जा रहा है, तो क्या 1 साल लगाया जाएगा उस फैसले को सुनाने में। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फ़ैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मरान इत्तेहाद की एक तवील मशावरत हुई, 6 रोज़ से दरख्वास्त दी है कि हम इसमें फ़रीक हैं, हमें फ़रीक बनाया जाए। 2 रोज़ पहले इनकी तरफ से एलामिया सामने आया, बाइकॉट की बातें की गई, ख़बरें चलवाई गईं, नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात की और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें फ़रीक बनाया जाए। मंडे की रोज़ की प्रोसीडिंग्स मैं अदील सरफराज के साथ कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, आपको इल्म है कि वहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। और उस पर जो है उन्होंने कहा कि अदम एतमाद का इजहार करने के बावजूद बेंच मामलात को आगे लेकर गया। हमारी गुजारिश थी कि एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। यानी ये बात वाज़े है कि काबिल कबूल से मुराद ये है कि फ़ैसला जो है वो इलेक्शंस को डिले करने का आए तो वो हमें काबिल कबूल है। ये किया जनाब मुल्क के वज़ीर कानून ने। अब आते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो नवाज शरीफ है उन्होंने डराया था कि 500 का हो जाएगा डॉलर, इस वजह से जो है वो फ़ैसला नहीं आना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अपने नाना की बरसी वाले दिन उसकी जो ईव बनती है उससे एक रात पहले वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट ना बना तो आइनी बहरान के बाइस एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिलावल उन्होंने कहा कि जनाब के अहम तरीन कौमी मामले पर फुल कोर्ट ना बनने से आइनी बहरान पैदा होने का खदशा है। खुदा न खास्ता मुल्क में एमरजेंसी और मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल ना हो जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी, अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जानों की कुर्बानी दी। अच्छा, बिलावल को ये शायद नहीं मालूम कि 2000 या फिर उनकी याददाश्त खो गई है कि 2008 में जो इंतखाबात हुए थे जिसमें उनकी जमात की हुकूमत बनी थी, उस वक्त क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। उनकी वालदा शहीद हो चुकी थी, उसके बाद क्या कुछ हो रहा था इस मुल्क में। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद का वक्त है। फिर 2013 में जो ANP के ऊपर धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑनलाइन जलसे कर रही थी, वो सूरत हाल थी पाकिस्तान में। लेकिन इलेक्शंस हुए और पैसों के एतबार से भी वो, क्योंकि तफसील सामने आ चुकी है, हम मुताद्दिद वीडियोस में कर चुके। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो साथ में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन की बुनियाद रखी। अदलिया में जो हो रहा है ये इलेक्शन का सवाल नहीं बल्कि अदलिया का ट्रायल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है या टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। ये अदम एतमाद अपोजिशन का नहीं, उन जजों का है जो बेंच में शामिल थे। मतलब यही आइन की किताब है 1973 जिसका वो हवाला दे रहे हैं, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। आखिर में आ जाते हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, ख़ुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फ़ैसला काबिल कबूल होगा। मतलब ये वो शराइत हैं जो रखी गई हैं कि हम तब ये बात मानेंगे कि आइन में 90 रोज़ में इलेक्शंस दर्ज है अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये और ये करेंगे। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, वो भी सुन लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है, चीफ़ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, और इनको पता नहीं क्यों इस बात का यकीन है कि फुल कोर्ट बना तो फ़ैसला वही आएगा जो ये चाहते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है इस बात का, यानी कि अगर फुल कोर्ट बन जाए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये कहने में हक बजानिब होगी कि इनको पहले से फ़ैसला मालूम है या ये इनके हम ख्याल बेंच हैं, इनके हम ख्याल जजेस हैं, ये वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। सबसे पहले यानी कि इन सब ने पहले से जो है वो जजेस ने माइंड बनाया होता है कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। उन्होंने अपने सामने मौजूद जो हक़ाइक़ पेश किए गए हैं उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करना होता। आइन और कानून की किताब को सामने रख के जो माजी के फ़ैसले हैं उनसे रहनुमाई लेते हुए फ़ैसला नहीं देना होता, बल्कि किसी की ख्वाहिशात पर देना होता है।
कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, इत्तेहादी जमातों के इजलास में फ़ैसला हुआ था कि मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा, बाइकॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। सुप्रीम हालांकि बाकायदा इससे जो तासुर तमाम के तमाम लोगों ने दिया वो बाइकॉट का और अदम एतमाद दोनों का था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तब्दील किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन खुद पहले बेंच से अलग हो चुके थे, वो कैसे बेंच में बैठ सकते हैं। अब ये ज़ाहिर है कि सवाल है जिसको हम पहले एड्रेस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी इत्तेहादी हुकूमत जो है उसने मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश आज भी चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठा दें और जिन जजेस ने खुद को अलग किया उन्हें शामिल ना करें, तो ऐसा फैसला पूरी कौम को काबिल कबूल होगा। मौजूदा बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्ज़ामात हैं। करप्शन के इल्ज़ामात वाले जज को बेंच में शामिल करके चीफ जस्टिस क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब आप इसमें ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए, जो तमाम इस सारी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने यह फ़ैसला दिया कि 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसके हवाले से सो मोटो लेने के और आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात सुनने के तयन नहीं हो जाता। तो जो दो जजेस खुद ये फैसला दे चुके हैं वो भी फिर इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। फिर इनकी तरफ से ये सारे वो टैक्टिक्स हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी ऐसी शराइत घड़ के रख दी जाएं कि जिसके बाद ये गैर मुमकिन हो जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों। आगे उन्होंने कहा कि मैंने चंद दिन पहले ऐवान को अपनी मारूज़ात पेश की थी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि असम्बली में कई लोग जो जेलें काट रहे थे असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं। नज़रिए के लिए जेल काटने से तारीख भरी पड़ी है। मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। आप काटने वाले थे, आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, आपने वो केसेस ख़त्म करवा लिए और वो क्या हुआ उन सारे केसेस का ये सबको मालूम है। और उन बहुत सारे केसेस इनके ऊपर, इनके जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, इवन तहरीक इंसाफ में ऐसे सियासी कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ड्यूबियस है, करप्शन के हवाले से, माली बदनुमानी के हवाले से, इसी तरीके से जो गवर्नेंस के मामलात हैं उन्होंने कब क्या कैसे डिलीवर किया वो सबको मालूम है। तो शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह ये बात की कौमी असम्बली में। उन्होंने ऐवान को बताया कि इमरान नियाज़ी के पास और कोई काम करने को नहीं था। इमरान नियाज़ी के पास सिर्फ एक सोच थी कि किसी तरह अपोजिशन को जेलों में डाला जाए, तो आप भी वही कर रहे हैं। यू आर नो डिफरेंट। अगर हम आपकी इस बात को 100% मान लें, तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। और इवन तहरीक इंसाफ के अंदर से कि 14 किलो हेरोइन डाल दी या इस किस्म के मुकदमात हो गए सहाफ़ियों के हवाले से, लेकिन उस वक्त हमें किसी को ये याद नहीं है किसी ने बाहर आके कहा हो कि मुझे बरहना करके टॉर्चर किया गया है, या किसी सहाफ़ी को या किसी सियासतदान को मुंह पर काला कपड़ा डालकर अदालत पेश किया गया। अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल है, एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है, अदील सरफराज साहब यहीं सामने ही बैठे हुए हैं, अगर वो मुझे बता सकें। आपको याद हो कि कभी किसी सहाफ़ी को इमरान खान साहब के दौर में या किसी सियासतदान को मुंह पर काला कपड़ा डालकर अदालत में तो नहीं भेजा गया? इफ़ आई एम राइट, आई थिंक आई एम राइट है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। दायरा गिरफ्तारियाँ हुई और उसमें भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, आज़ादी इज़हार राय के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो आपके दौर में हुआ, ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में ना हमने देखा, ना सुना, ना पढ़ा। वो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ। असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगाने के हवाले से एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि केस आपको याद है, मुझे इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं याद, लेकिन एक मरतबा जो है वो डी चौक के ऊपर भी जो वाटर कैनन है और शेलिंग का बदतरीन इस्तेमाल जो है वो किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा हुआ। ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिस खुले अंदाज में आज हो रही है ऐसी मिसालें आपको माजी में नहीं मिलती। आगे जनाब उन्होंने कहा कि मुझे 2 मरतबा जेल भिजवाया और तीसरी मरतबा पूरी तैयारी में था। तीसरी मरतबा पूरी तैयारी में था और फिर आपने जनाब वो जो गाड़ी में ट्रैवल किया, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उससे मामला तय हो गए। पहली बार जेल काटी तो हाई कोर्ट ने मेरिट पर मुझे ज़मानत दी। इमरान खान ने उसे सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करवाया। दूसरी बार इमरान नियाज़ी ने नैब के गठजोड़ से मुझे जेल भिजवाया। मेरा जुर्म यह था कि मैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ था। मेरा जुर्म यह था कि मैं इमरान खान की गलत कारियों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता था। आज मैं इस ऐवान में हूँ तो क्या ये बेतौकीरी की बात है? फट पड़े वज़ीर-ए-आज़म। और ये जितनी भी ख़बरें, जितनी भी एक्टिविटी है, ये आज
उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला सुनाया जाएगा, हम देखेंगे ये फ़ैसला आएगा कि फ़ैसला दोनों सूरतों में तारीख़ी होगा। लेट्स सी कि ये फ़ैसला अब चंद घंटे की बात रह गई है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आपको ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। ABN पर आई विल बी लाइव, वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन चल रही होगी, वहाँ पर तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। दरमियान में कोशिश ये करूँगा कि लाइव वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।